मुस्तकबिल 13 हिंदी मीडियम 11th एंट्रेंस क्रैश कोर्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों। हम लोग मैं आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। ठीक है, और बायोलॉजी में हम लोग पहले 10th क्लास को देखेंगे। किसको देखेंगे बेटा? 10th क्लास को। आप लोगों को बेसिक तो बायोलॉजी के बारे में पता ही होगा। 11th एंट्रेंस के बारे में मालूम है ना, कि क्या क्या कौन कौन सब्जेक्ट से कितना कितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। ये ओरिएंटेशन में आपको बताया गया होगा, राइट? तो फिर से दोबारा बताने की जरूरत नहीं, सीधा हम क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्लास 10th का सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज जैव प्रकरण। उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? बोलो। हम लोग बोलते हैं उसे जैव प्रकरण। जैव प्रकरण कहेंगे किसको बेटा? याद रखेंगे, वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। एक आदमी इधर आ जा, ताकि मैं दोनों तरफ देखता रहूं, बीच में कैमरा सेंटर, वरना मैं एक ही तरफ सेंट्रलाइज रहूंगा। ठीक है ना? हाँ, ऐसे। क्या बात कर रहे हैं बेटा आप लोग? वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। जीवों का अनुरक्षण का मतलब क्या है? जिंदा रहने के लिए जो भी चीज अपने को जरूरी होगा ना, वो सारी प्रक्रियाएं, वो सारे काम जिसको हम करते हैं अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपने आप को सरवाइव करने के लिए, उस क्रिया को, उस प्रक्रिया को हमारा आप क्या कहते हैं बेटा? जैव प्रक्रम कहते हैं। क्या कहेंगे? हम लिखते हैं यहां पर सीधा, वे सारी क्रियाएं, वे सारी प्रक्रिया। अच्छा भाई, आ जाओ भाई, चलिए। वे सारी प्रक्रिया वे सारी प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, अनुरक्षण होता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? उसे हम लोग क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहलाता है। आई बात समझ में या नहीं? वे सारी प्रक्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होगा, जिसके द्वारा हम अपने काम को, अपने जिंदा रहने के लिए, अपने वर्क को हम करते हैं, वो सारे काम जो हम अपने आप को जिंदा रखने के लिए, इस दुनिया में बनाए रखने के लिए हम करेंगे, वो सारी प्रक्रियाएं क्या कहलाएंगी? जैव प्रक्रम कहलाएंगी। सर, इस जैव प्रक्रम के अंदर क्या क्या चीजें आएगा? क्या क्या एक जीवित चीजों को करना पड़ता है? जीवित रहने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? एक जीवित कोई ऑर्गेनिज्म है बेटा, उस जीवित ऑर्गेनिज्म को, जीवित चीज को जिंदा रहने के लिए क्या क्या चीज करना पड़ेगा? सबसे पहले उन्हें करना पड़ेगा बेटा श्वसन, राइट? सांस लेना बहुत जरूरी है, सांस लिए बगैर वो जिंदा नहीं रहेंगे। उसके बाद उनको करना पड़ेगा पोषण, उनको खाना पीना भी खाना पड़ेगा बच्चों। उसके बाद उनको करना पड़ेगा उत्सर्जन, राइट? उसके बाद उनको क्या करना पड़ेगा बेटा? उत्सर्जन। उसके बाद उन्हें क्या करना पड़ेगा बच्चों? परिवहन। क्या करना पड़ेगा उन्हें? परिवहन करना पड़ेगा। ये चार चीजें कंपलसरी है किसी भी, किसके लिए बेटा? जैव प्रक्रम को, किसी भी जानदार चीजों को जिंदा रखने के लिए जरूरी है। समझ में आई बातें? क्या कहा मैंने? किस वे सारी प्रक्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, वो सारी प्रक्रियाएं क्या कहलाती है दोस्तों? बोलो। जैव प्रक्रम कहलाती है। जैव प्रक्रम के अंदर क्या क्या चीज आएगा बेटा? श्वसन आएगा, पोषण आएगा, उत्सर्जन आएगा और परिवहन आएगा। इसके अलावा दो और चीजें आती है, जैसे कि इसके अंदर आएगा वृद्धि और इसके अंदर आएगा जनन, बट वो कंपलसरी नहीं होता है। हर हमेशा जरूरी नहीं है कि वो जिंदा रहने के लिए जरूरी है, लेकिन ये चार चीजें आपको बिल्कुल बिल्कुल जरूरी हैं। तो जैव प्रक्रम के अंदर हम इन्हीं सारी चीजों को क्या करेंगे बेटा? हम पढ़ेंगे। ठीक है, श्वसन के बारे में हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि श्वसन कहते हैं किसको है। सो याद रखेंगे अगर हम लोग बात करते हैं किन चीजों के बारे में बेटा? श्वसन के बारे में, कि श्वसन किसको कहेंगे बेटा? तो बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण कर शरीर के उन कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं जहां इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है बेटा?
ऊर्जा उत्पादन के लिए क्या किया जाता हो, क्या कहलाता है, वो श्वसन कहलाता है। इस प्रक्रिया में हम क्या करते हैं बेटा, इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन को ग्रहण कर शरीर के उन कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं जहां उसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए होता हो। ऊर्जा उत्पादन के लिए होता हो, क्या कहलाता है बेटा, श्वसन कहलाता है। आपने क्या किया, बाहरी वातावरण से आपने ऑक्सीजन को ग्रहण किया, ये बाहरी वातावरण है, इस वातावरण से आपने क्या किया दोस्त, ऑक्सीजन को ग्रहण किया और शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाया, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया तक हम पहुंचाते। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कहते हैं बेटा साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, कोशिकीय श्वसन स्थल कहते हैं इनको। तो यहां पर पहुंच करके इसका प्रयोग जो माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा संचित रहता है एटीपी के रूप में, उसको तोड़ करके ऊर्जा का उत्पादन करता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, श्वसन कहते हैं। दूसरे नंबर पे आप पे पोषण। पोषण हम लोग किसको कहेंगे मेरे भाई, क्या चीज है, खाने पीने की चीजों को, खाद्य पदार्थों का उपयोग कर, खाद्य पदार्थों की चीजों को ग्रहण कर उसका प्रयोग हम किसमें करते हैं, ऊर्जा उत्पादन के रूप में करते हैं। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है। नहीं समझा बातों को, अरे आप आम खाओ, इमली खाओ, कटहल खाओ, बरगद खाओ, चावल खाओ, दाल खाओ, ये सारी चीजें खाने की चीजें, पोषक तत्व है। पोषक तत्व को आप ग्रहण करते हैं और उसका उपयोग किसके लिए करते हैं बेटा, ऊर्जा उत्पादन के लिए करते हैं। क्या कहलाता है बेटा, पोषण कहलाता है। पोषक तत्व को ग्रहण कर पोषक तत्व को पोषक तत्व को ग्रहण कर उसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता हो, क्या कहलाता है बेटा, पोषण कहलाता है। पोषण कहलाता है, याद रखेंगे इस बात को। अरे आप खाने पीने की चीजों को ग्रहण कर उसका प्रयोग किसमें करते हैं, तभी तो ऊर्जा मिलेगा। इस प्रक्रिया को हमारा आप क्या कहेंगे बेटा, पोषण कहते हैं। तीसरा है तुम्हारे पास बेटा जी उत्सर्जन। उत्सर्जन को अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सक्रीशन। मतलब क्या है, उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप आपके शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है ना, आपसे सांस लिया तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, आपने प्रोटीन खाया, आपने कार्बोहाइड्रेट खाया, तो इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं, जितनी भी केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया आपके बॉडी के अंदर होती है, वो सारी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या कहलाती है बेटा, क्या कहलाती है, उपापचयी क्रिया कहलाती है। तो उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप हमारे शरीर के अंदर कुछ विषाक्त पदार्थ बनते हैं, कुछ हार्मफुल सब्सटेंस बनते हैं, उस विषाक्त पदार्थों का निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। समझ में आई बातें, क्या कहा मैंने, उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप क्रियाओं के फलस्वरूप हमारे शरीर में
हमारे शरीर में कुछ विषाक्त पदार्थ यानी हार्मफुल, कुछ विषाक्त पदार्थ कुछ विषाक्त पदार्थ बनते हैं, पदार्थ बनते हैं। इन विषाक्त पदार्थों का निष्कासन, इन विषाक्त पदार्थों का निष्कासन, पदार्थों का निष्कासन क्या कहलाता है बेटा? उत्सर्जन कहलाता है। समझ में आई बात या नहीं आई? उतार लीजिए जल्दी से, उतार नहीं रहे तुम लोग, उतारते रहो, साथ साथ उतारते रहो दोस्त। अब बात करते हैं किन चीजों के बारे में भाई। हमारे पास अगला जो लाइफ प्रोसेस का फंक्शन है यानी कि जैव प्रक्रम का फंक्शन है, उस पर फंक्शन को हम लोग क्या कह रहे हैं दोस्त? परिवहन कह रहे हैं। अब इस परिवहन का मतलब समझिएगा कि क्या होता है। परिवहन को हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में ट्रांसपोर्टेशन। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? इसको हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। तो मतलब यहां पर क्या है कि हमारे शरीर में जो हमने खाना खाया, पोषण किया, उस पोषण के फलस्वरूप आप जैसे कि प्रोटीन लिए तो वो प्रोटीन डिसॉल्व होगा हमारे ब्लड में। आपने ऑक्सीजन लिया है ड्यूरिंग द इनहेलेशन, सांस लिया ऑक्सीजन को, वो भी हमारे रक्त में क्या होगा? डिसॉल्व होगा यानी विसरित होगा। और वो विसरित किया हुआ पदार्थ शरीर के सभी विभिन्न कोशिकाओं में जाएगा। उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। यानी सरल खाद्य पदार्थ तथा ऑक्सीजन, O2, कार्बन डाइऑक्साइड, विटामिन्स, इन सब चीजों का, इन सभी पदार्थों का, इन सभी पदार्थों का शरीर के अंदर, शरीर में एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, दूसरे स्थान तक जाना क्या कहलाता है बेटा? परिवहन कहलाता है। परिवहन कहलाता है। और ये सभी चीज कंपलसरी हैं। किसके लिए कंपलसरी है मेरे भाई? बोलो। जैव प्रक्रम के लिए, जीवन को अपने बनाए रखने के लिए। आपके एनसीईआरटी में सबसे पहला जो दे रखा है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे किससे बेटा? पोषण से। किससे दे रखा है बेटा? पोषण से। तो पोषण के बारे में ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं कि पोषण कहते किसको है बेटा? तो पोषण किसको कहते हैं बेटा? पोषक तत्व का ग्रहण कर उसका प्रयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए करना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। अभी रिसेंटली हमने पिछले स्लाइड पे बात किया। अब ये पोषण के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। एक आता है स्व पोषण और दूसरा आता है बेटा आपका पर पोषण। एक आपका क्या आता है? एक है आपके पास, यहां पर दो प्रकार होते हैं। एक है अपने पास स्व पोषण और दूसरा है अपने पास बेटा जी कौन सा? विषम पोषण या पर पोषण। क्या कहेंगे उसको हम लोग? पर पोषण। पर पोषण अंग्रेजी में इसको बोलते हैं बेटा जी ऑटोट्रॉफिक और दूसरे को बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक। समझिएगा ऑटोट्रॉफिक किसको कहते हैं यानी कि स्वपोषण पोषी किसको कहते हैं? स्वपोषण किसको कहेंगे? वह जीव जो अपना भोजन खुद संश्लेषित कर लेता हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्वपोषी जीव कहते हैं। और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे?
स्वपोषण कहेंगे। वह जीव जो अपना भोजन खुद बनाते हो, बनाने का मतलब है संश्लेषित करना बेटा। बनाने का मतलब क्या है यहां पर? सिंथेसिस, संश्लेषित करते हो, क्या कहलाते हैं बेटा? स्वपोषी कहलाते हैं। स्वपोषी कहलाते हैं तथा इस प्रक्रिया को स्वपोषण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है बेटा? स्वपोषण कहा जाता है। स्वपोषण कहा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं, हमारे पास है कौन सा बच्चा? परपोषण। वह जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे पे आश्रित रहते हो। वह जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर आश्रित हो, क्या कहलाते हैं बेटा? वो परपोषी जीव कहलाते हैं। परपोषी जीव कहलाते हैं तथा इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है बेटा? परपोषण कहा जाता है। परपोषण कहा जाता है। चलिए, ये बातें सबको समझ में आई? ये वैसे जीव है जो अपने भोजन के लिए क्या रहते हैं बेटा? बोलो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। बोल रही है, मोहम्मद अहसन बोल रहे हैं कि जो किसी दूसरे से प्राप्त करते हो वो विषमपोषी कहलाते हैं। हाँ, मतलब विषमपोषी में भी प्रकार पढ़ेंगे बेटा, प्रपोषण के प्रकार पढ़ेंगे हम लोग। 3 प्रकार आते हैं बेटा प्रपोषण के, ठीक है ना? अब इस पे आएंगे, टेंशन ना लो, ठीक है? चलो जी, आगे बढ़े हम लोग। ये समझ में आ गया बातें? अब बात करते हैं स्वपोषण कितने प्रकार के होते हैं सर जी? स्वपोषण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है फोटोसिंथेसिस और एक होता है कीमोसिंथेसिस। यानी फोटोसिंथेसिस को कहते हैं क्या बच्चे? हम लोग बोलो, प्रकाश संश्लेषण। और दूसरा आता है बेटा कीमोसिंथेटिक, यानी कि रासायनिक संश्लेषण, ठीक है ना? इतना डिटेल में नहीं जाना होता, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि फोटोसिंथेसिस तो पढ़ना है, कीमोसिंथेटिक नहीं पढ़ना है, यानी कि रासायनिक सिंथेसिस नहीं पढ़ना आपको। तो याद रखेंगे कि कीमो जो केमिकल के प्रेजेंस में अपना खाना सिंथेसिस करते हो ना, रसायन की उपस्थिति में अपना भोजन को प्राप्त कर लेते हो, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? कीमोसिंथेटिक बोलते हैं। लेकिन प्रकाश संश्लेषण, सभी स्वपोषी जीव अपना भोजन प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं बेटा? संश्लेषित करते हैं। हम लोग क्या कहते हैं बेटा? इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा हम लोग यहाँ पर?
यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, प्रकाश संश्लेषण के बारे में, तो क्या लिखेंगे बेटा यहां पर, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के बारे में बात करते हैं तो क्या लिखेंगे, स्वपोषी जीव यानी कि हरे पौधे, स्वपोषी जीव यानी हम लोग लिख सकते हैं किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं बेटा, हरे पौधे के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। हरे पौधे अपना खाना स्वयं बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है बेटा, बोलो, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। अब सर जी प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या होना आवश्यक है, याद रखना इसके लिए 4 चीजों का होना अनिवार्य है। इसके लिए 4 सामग्री का होना कंपलसरी है। सर जी वो 4 सामग्री कौन कौन सी है बेटा, आप याद रखेंगे। पहला आपके पास आएगा हरित लवक। क्या चाहिए बेटा बोलो, हरित लवक चाहिए होगा, जिसको हम लोग कहते हैं क्लोरोफिल भी, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हरित लवक को, क्लोरोफिल चाहिए। दूसरा आपको क्या चाहिए दोस्त, सूर्य का प्रकाश यानी सनलाइट चाहिए। और तीसरा आपको क्या चाहिए बच्चों, वाटर यानी कि पानी। और चौथा आपको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। इफ एनीवन इज एब्सेंट, अगर इनमें से कोई एक भी अनुपस्थित होता है तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधा करने में असमर्थ होगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी। ये सवाल तुम्हारा कई बार एंट्रेंस में आ चुका है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए अनिवार्य है, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या अनिवार्य है दोस्त, हरित लवक अनिवार्य है यानी कि क्लोरोफिल जिसको कहेंगे, सूर्य प्रकाश, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्या चीज भैया, कार्बन डाइऑक्साइड। यदि इनमें से कोई एक भी सामग्री अगर क्या होती है बच्चों, अगर अनुपस्थित होती है तो प्लांट जो है, पौधा जो है वो अपना भोजन नहीं बना पाएगा। तो इस परिस्थिति को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहेंगे। चलिए जी, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है सर ये बता दो। देखो बच्चों, रासायनिक सूत्र इसका अक्सर पूछा जाता है। रासायनिक जो सूत्र है इसका, वो रासायनिक सूत्र इसका क्या है बच्चों, प्रकाश संश्लेषण का। आइए जरा बात कर लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक सूत्र क्या होता है बच्चों। क्या क्या चीज चाहिए अपने को, 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, प्लस वाटर 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके उपस्थिति में भैया, उपस्थिति में किसके, सूर्य का प्रकाश चाहिए इसको। और साथ ही साथ क्या चाहिए बेटा बोलो, हरित लवक भी चाहिए इसको, हरित लवक। और ये बना करके देगा आपको क्या, ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, 6 जल के अणु बना करके देंगे। यहां पर पुराने एनसीईआरटी में 6H2O ही है, तो वो याद मत रखना, 12H2O इज द करेक्ट ऑप्शन। कितना बेटा भैया, 12 जल के अणु की आवश्यकता यहां पर होती है। और इस प्रक्रिया को हम और आप क्या कहेंगे बेटा, हम और आप कहेंगे रासायनिक सूत्र है ये किस चीजों का, प्रकाश संश्लेषण का। क्लियर, गॉट इट माय पॉइंट, आई बात समझ में। चलिए भाई नेक्स्ट बात करते हैं किन चीजों के बारे में भैया, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्वपोषी। तो हो गया हमारे पास। अब हमारे पास परपोषण, परपोषण के 3 तरीके होते हैं। कितने होते हैं भैया, परपोषण के 3 तरीके होते हैं, बल्कि 4 है लेकिन एनसीईआरटी में तुम्हारे 3 है तो अभी 3 ही पढ़ाएंगे। कौन कौन से आता है भैया, हमारे पास आता है विषम पोषी। कौन सा आता है दोस्त, हमारे पास एक विषम पोषी आता है अपने पास। अपने पास कौन सा आता है बेटा, अपने पास आता है परजीवी।
और अपने पास आता है बच्चों प्राणी संभोजी। प्राणी संभोजी। प्राणी संभोजी। ठीक है। और एक अपने पास आ गया, कौन सा बेटा अपने पास यहां पर आ गया, मृत जीवी। मृत जीवी। विषमपोषी को हम लोग हटा देंगे बेटा, विषमपोषी नहीं रखेंगे यहां पर। ये आपका परजीवी ही कहलाता है, यही टाइप है इसका। सॉरी, हेट्रोट्रॉफिक के 3 मेथड कौन कौन से बेटा आपके पास, पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक और आपके पास होलोजोइक। ठीक है ना। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं बेटा हम लोग इसको कहते हैं अंग्रेजी में पैरासिटिक बोलते हैं। आइए जरा पैरासिटिक के बारे में बात कर लेते। वह जीव जो अपना भोजन किसी अन्य जीवित जीव के साथ रह करके ग्रहण करते हो। देखो यहां क्या था, परपोषण में क्या था, हेट्रोट्रॉफिक में क्या था, फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से ले लेता हो, किसी दूसरे जीव से ले लेता हो। लेकिन यहां पर कंपलसरी है परजीवी में, पैरासिटिक में, कि वो दूसरा जीव लिविंग ही होना चाहिए, टाइप है ना उसी का। यहां पर क्या कहते हैं, वह जीव जो अपना भोजन किसी जीवित जीव के साथ, जीवित जीव के साथ अस्थाई या अस्थाई रूप से रहकर, अस्थाई या अस्थाई रूप से रहकर ग्रहण करते हो। क्या कहलाता है बेटा बोलो, परजीवी जीव कहलाता है। परजीवी जीव कहलाता है। और उस जीवित जीव को क्या कहते हैं बेटा, होस्ट सेल कहते हैं। और उस जीवित जीव को, जिसके अंदर परजीवी रह रहा है, जीवित जीव को क्या कहते हैं बेटा बोलो, होस्ट सेल। होस्ट सेल को हिंदी में, देखो ये सवाल तुम्हारा एमयू में आ चुका है कि उस जीवित जीव को क्या कहेंगे। अंग्रेजी में होस्ट सेल ही आंसर दे रखा था, लेकिन इसे हम लोग कहते हैं हिंदी में पोषी जीव। क्या कहते हैं बेटा उसे हम लोग, होस्ट का मतलब क्या है, पोषी जीव कहते हैं। आई बात समझ में। अरे तुम्हारे इंटेस्टाइनल गट में, तुम्हारे आंतों के अंदर बहुत सारे वॉर्म्स रह रहे हैं, तो वो वॉर्म्स क्या हो गए, परजीवी हो गए। और तुम उसके लिए क्या हो गए, मेहमान नवाजी कर रहे हो, खाना दे रहे हो, रहने के लिए जगह दे रहे हो, तो तुम क्या हो गए, हम क्या हो गए उसके लिए, होस्ट। मेहमान नवाजी कर रहे हैं, पोषी सेल हो गए, पोषी कोशिका हो गए। समझ में आई बातें या नहीं आई बोलो। दूसरा है अपने पास यहां पर बच्चों, कौन सा, प्राणी संभोजी। कौन सा बेटा अपने पास बोलो, वह जीव जो अपना भोज्य पदार्थ ठोस या तरल के रूप में निगल जाते हो। चलो इसके एग्जाम्पल को तो जरा देख लें सर जी। सर जी इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं सर जी, जैसे फीता किरमी है, फीता किरमी, चपटा किरमी, गोला किरमी, ये सब इसके क्या है बेटा, एग्जाम्पल हैं। गोला किरमी, ये सब इसके क्या है बच्चों बोलो, एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है बेटा, परजीवी के। अब सर जी प्राणी संभोजी क्या होगा, वह जीव जो अपना भोजन
जो अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में, ठोस या तरल के रूप में निगल जाते हूं, निगल जाते हूं, क्या कहलाता है बेटा? प्राणी संभोजी जीव कहलाते हैं, यानी कि होलोजोइक। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? अंग्रेजी में इसको बोला जाता है होलोजोइक। तुम लोगों को मैं इसलिए अंग्रेजी भी बता दे रहा हूं कि एमयू ना कई बार सीधा सीधा अंग्रेजी में वर्ड यूज कर देता है। सारा बात हिंदी में लिखा है, एक वर्ड उसका, जैसे यहां पर होस्ट सेल दे दिया था, तो इसलिए थोड़े बहुत तुम्हें अंग्रेजी का भी नॉलेज होना चाहिए। आगे तो अंग्रेजी ही सीखोगे, बाकी तो मैं पूरा हिंदी में पढ़ा ही रहा हूं। प्राणी संभोजी जीव कहलाते हैं। अब सर जी एग्जाम्पल में इसके कौन कौन आ जाएंगे? एग्जाम्पल में खुद मनुष्य है बेटा। मनुष्य के अंदर कैसा है? प्राणी संभोजी है, ठीक है ना। अमीबा के अंदर कैसा देखने के लिए मिलेगा बच्चा? अमीबा हो गया सर जी, अमीबा में भी प्राणी संभोजी देखने के लिए मिलेगा। बाकी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, कुत्ता, बिल्ली, सांप, छछनर, सब किसके अंदर आएगा बेटा? होलोजोइक के अंदर आता है, प्राणी संभोजी जीव के अंदर आता है। क्या ये बातें सबको समझ में आई या नहीं? बोलो यस और नो। चलिए उतार लिया इसको, उतारिए जल्दी से। आज पहली लेक्चर है तुम लोग का, पहली क्लास हुई है क्या? आज डे 1 है आज तुम लोगों का ना। ओरिएंटेशन कितने दिन हुआ है तुम लोग का? कौन लिया ओरिएंटेशन? कौन लिया ओरिएंटेशन? आगे बढ़े बच्चों हम लोग। हाँ, हिदा क्या कह रही है भैया? ठीक है बच्चे, चलो ओके, यस सर। अब बात करते हैं हम लोग किन चीजों के बारे में भैया? मृत जीवी जीव के बारे में, यानी कि सेप्रोट्रॉफिक। मृत जीवी। सर जी मृत जीवी किसको कहेंगे? मृत जीवी किसको कहेंगे बेटा जी? याद रखेंगे, वह जीव जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से ग्रहण करते हो। एक सेकंड बेटा। हाँ जी बच्चों, तो मृत जीवी, मृत का मतलब ही क्या है दोस्त? मरा हुआ। वह जीव जो अपना भोजन वह जीव जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से, सड़े गले पदार्थों से, मरे हुए सड़े गले पदार्थ, या हम लोग लिख सकते हैं बेटा किससे बेटा? मृत से प्राप्त करते हो। अरे ये क्या हो गया? मृत से प्राप्त करते हो। करते हो क्या कहलाता है बेटा? मृत जीवी जीव कहलाता है। मृत जीवी जीव कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? मृत जीवी जीव कहलाता है। और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं बेटा? मृत जीवी कहते हैं, होलो सेप्रोट्रॉफिक कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा सर जी? जैसे मशरूम हो गया बेटा। कौन हो गया बेटा? मशरूम हो गया। राइजोपस हो गया, राइजोपस हो गया। जैसे बैक्टीरिया हो गया। ये सब कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं?
मृत जीवी को फॉलो करते हैं, मृत जीवी को करेंगे। आई बात समझ में या नहीं बोलो? मृत जीवी किसको कहेंगे? सो वह जीव जो अपना खाना सड़े गले पदार्थों से, अरे हम मर जाएंगे, कब्र में छोड़ दिया जाएगा, कौन खत्म कर देता है? बैक्टीरिया खा जाता है ना जी, आपके बोन को, आपके मसल्स को, आपको लेग को, आपको थाई को, सबको कौन खा जाएगा? बैक्टीरिया खा जाएगा। तो बैक्टीरिया क्या हुआ? सड़े गले पदार्थों से, मृत से पदार्थों से क्या कर रहा है? अपना भोजन ग्रहण कर रहा है। तो ऐसे पदार्थों को हमारा आप क्या कहते हैं बेटा? बोलो, मृत जीवी जीव कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हम लोग मनुष्य में पोषण। किसमें बात करेंगे बेटा हम लोग? सीधा आइए हेडिंग डालेंगे, मनुष्य में पोषण। मनुष्य में पोषण की बात करते हैं तो मनुष्य में पोषण आहार नाल के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है बेटा? मनुष्य में पोषण आहार नाल, आहार नाल के माध्यम से होता है, माध्यम से होता है। अब याद रखेंगे इस आहार नाल में क्या होगा बेटा? क्या याद रखेंगे कि आहार नाल कहां से कहां तक फैला होता है? आहार नाल की अगर हम लोग बात करते हैं दोस्त, तो आहार नाल मुख गुहा से मल द्वार तक फैला होता है। मुख गुहा से कहां तक फैला होता है बच्चा? मल द्वार तक फैला होता है, माउथ टू एनस। अब इसकी लंबाई लगभग अकेले 9 से 9.5 मीटर तक होती है। समझ में आई बात? कितना होता है बेटा? 9 से 9.5 मीटर तक किसका लंबाई होता है? तुम्हारे आहार नाल का। अब इसका सीक्वेंस तुमसे पूछ लेगा कि भैया सही क्रम कौन सा है, कौन के बाद क्या आएगा? तो सबसे पहले आता है मुख गुहा। हो जा भाई, सबसे पहले क्या आएगा बच्चा लोग? मुख गुहा। मुख गुहा के बाद क्या आता है बेटा? ग्रसनी, जिसको फेरिंग्स कहते हैं। फिर आता है आपका ग्रास नली, जिसको हम लोग इसोफेगस कहते हैं, ग्रास नली। फिर आएगा आपके पास बच्चों क्या? अमाशय। फिर आपका क्या आएगा बच्चों? बोलो, छोटी आंत। फिर आपका क्या आएगा बच्चों? बड़ी आंत। फिर आपका क्या आएगा बच्चों? मल द्वार, एनस। ये सीक्वेंस है। आपसे पूछ लेगा निम्नलिखित में से सही क्रम का चयन करें, किसके लिए? भोजन के जाने आने के लिए, भोजन के पाचन के लिए। आगे बढ़े बच्चा, उतार लिया इसको। भाई साहब ये क्या कह रहे हैं ऑनलाइन में बच्चा? सर गुर्दा होगा या नहीं इसमें? जिगर भी होगा, टेंशन ना लो, लेकिन वो इसका पार्ट नहीं है दोस्त, ठीक है? रास्ता नहीं है गुर्दा के अंदर। गुर्दा का मतलब कह रहा है किडनी। किडनी जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, उत्सर्जी तंत्र का पार्ट है बेटा। आगे बढ़े हम लोग, चलिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किन चीजों के बारे में? मुख गुहा के बारे में।
सर जी मुख गुहा के अंदर हमें 3 चीजें पढ़ने के लिए मिलेगा। हमें जो पढ़ने के लिए मिलेगा सर, अपने को दांत मिलता है पढ़ने के लिए। क्या मिलेगा बच्चों? दांत यानी कि टीथ। अपने को मिलेगा सिलेबरी ग्लैंड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? लार ग्रंथि। लार ग्रंथि। और अपने को पढ़ने के लिए मिलेगा बच्चों क्या? जीभ यानी कि टंग। राइट, ये चीजें अपने को पढ़ने के लिए मिलेगी। दांत, टीथ, सिलेबरी ग्लैंड यानी कि लार ग्रंथि, और अपने को क्या मिलेगा बच्चों? जीव यानी कि टंग पढ़ने के लिए मिलेगा। किसके अंदर? मुख के अंदर। ये 3 चीजें हैं जो कि एसोसिएटेड है, जो कि जुड़ा हुआ है किससे? आपके पोषण से। राइट, चलिए जी, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दांत से। स्टार्ट करते हैं, किससे स्टार्ट करते हैं बच्चों? दांत के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं बेटा, तो मनुष्य के दांत जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं बेटा? डिफरेंट टाइप के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे कि रत्नक है, चवर्णक है, अग्र चवर्णक है। 4 तरीके के हैं, मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन और इंसीजर। 4 तरीके के दांत हैं। तो दांतों के सबसे ऊपरी परत जो होती है, इसके ऊपर सबसे ऊपरी लेयर होगा। दांतों के सबसे ऊपरी परत को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? दांतों के सबसे ऊपरी परत को, ऊपरी परत को क्या कहा जाता है बेटा? सर जी इसे बोलते हैं इनामिल। क्या बोलते हैं बेटा? इनामिल बोलते हैं। यह सबसे मजबूत चीज है, मजबूत तत्व है हमारे शरीर का। इनामिल सबसे मजबूत तत्व है, मजबूत तत्व है हमारे शरीर का, हमारे शरीर का। याद रखना, पूछा जाएगा द स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस, स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट इन आवर बॉडी। तो हमारे सबसे मजबूत तत्व, यह हड्डियों से भी ज्यादा मजबूत होता है दोस्त। क्या होता है? यह हड्डियों से भी ज्यादा मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है। ठीक है, इनामिल के नीचे एक और मजबूत लेयर होता है, मजबूत प्रेजेंट होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? डेंटाइन बोलते हैं। इनामिल के नीचे भी, इनामिल के नीचे एक और मजबूत परत होती है, मजबूत परत होती है, जिसे क्या बोलते हैं बेटा? डेंटाइन बोला जाता है। डेंटाइन कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है बेटा? बोलो। डेंटाइन कहा जाता है। ठीक है, इस डेंटाइन के नीचे पल्प कैविटी होती है। इस डेंटाइन के नीचे पल्प कैविटी, पल्प गुहाएं, पल्प गुहाएं होती है, जहां नर्व, नर्व का मतलब है दोस्त न्यूरॉन, उपस्थित होते हैं। जहां न्यूरॉन उपस्थित
होते हैं। ठीक है, दांत के 3 भाग कर दिए गए हैं बेटा। कौन कौन सा आता है? अपने पास आता है शिखर, जिसको हम लोग कहते हैं क्राउन। फिर आता है गर्दन, और फिर आता है बेटा जड़, जिसको रूट कहते हैं। दांतों के कितने पार्ट हो गए अपने पास, बोलो। देखिए, खुल जा भाई। दांतों की अगर बनावट आप देखेंगे तो दांतों की बनावट कुछ इस तरीके से है बेटा। अभी हिंदी में तो दोस्त मिलेगा नहीं, थोड़ा सा इंग्लिश में करना पड़ेगा, ठीक है ना? कर लोगे मैनेज? ठीक है। क्या कह रहा हूं मैं यहां पर, दांतों का सबसे ऊपरी लेयर, जो सबसे ऊपरी भाग है जो दिख रहा है तुम्हें, ये ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है शिखर। ये जो गर्दन है, इस गर्दन को हम लोग कहते हैं नेक। और जो दांत नीचे के अंदर मसूड़े के अंदर धंसा हुआ है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रूट या जड़ कहते हैं। अब पूरे दांत के ऊपर ना चारों तरफ से एक उजली सी परत जो तुम्हें दिखाई देती है, दांतों की सबसे ऊपरी परत होती है, उस ऊपरी परत को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? इनामेल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों से हम लोग? इनामेल कहते हैं। देखिए, ये व्हाइट वाला परत इनामेल है। अब इनामेल के नीचे अगर देखेंगे तो ये येलो कलर वाला जो ये पार्ट दिख रहा है तुम्हें, दैट इज, इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, बोलो? डेंटाइन कहते हैं। और उस डेंटाइन के अंदर यहाँ कैविटी है, पल्प गुहाएं हैं। उस पल्प गुहाएं के अंदर देखोगे अगर तुम, तो तुम्हें क्या देखने के लिए मिल रहा है? नर्व यानी कि न्यूरॉन देखने के लिए मिल रहा है। तो दांतों में जो झंझनाहट, थरथराहट, सरसराहट, गड़गड़ाहट फील होता है, वो किसकी वजह से होगा, बोलो? नर्व की वजह से होगा, न्यूरॉन की वजह से होगा। यदि तुम्हारा दांत अगर इनामेल कमजोर हो गया है तो, अगर इनामेल स्ट्रांग है तो ये चीजें फील नहीं होगी। समझ में आई बात या नहीं आई, बोलो यस और नो। क्लियर है ये बात? कोई दिक्कत, कोई सवाल? डायग्राम बना लो चाहो तो जल्दी से।
कर लिया भाई। चलिए अब आगे बात करते हैं इन चीजों के बारे में जो हमारे पास लार ग्रंथि है उसके बारे में। हेडिंग डालिएगा बच्चों, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि बोले तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको बेटा? इसको हम लोग बोलते हैं सिलेवरी ग्लैंड। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग इसको? अंग्रेजी में बोला जाता है इसे सिलेवरी ग्लैंड। याद रखना, क्योंकि यहां पर डायरेक्टली नाम देकर के सिलेवरी ग्लैंड भी पूछा गया है सवाल। तो सिलेवरी ग्लैंड हम लोग लार ग्रंथि क्या कहेंगे लार ग्रंथि के बारे में? ह्यूमन में कितने जोड़े लार ग्रंथि होते हैं सर? आदमी में, मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथि होते हैं। मनुष्य में कितना जोड़ी लार ग्रंथि होता है बेटा? मनुष्य में 3 जोड़ी यानी 3 पेयर लार ग्रंथि पाई जाती है। लार ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है बेटा, चलिए जी। अब जो ये लार ग्रंथि 3 जोड़ी है, ये काम क्या करेगा? इससे लार का सेक्रेशन होता है। किसका सेक्रेशन होता है बेटा? लार ग्रंथि से लार निष्कासित होता है। लार ग्रंथि से लार स्रावित होता है। लार स्रावित होता है। लार बोले तो हम लोग क्या बोलते हैं बेटा इसको? हम लोग लार बोले तो हम लोग बोलते हैं सलाइवा। क्या बोलते हैं बेटा इसको? हम लोग अंग्रेजी में सलाइवा बोलते हैं। इस लार के अंदर होगा क्या क्या जरा समझिएगा। इस लार के अंदर रहता है सलेवरी अमाइलेज। अंग्रेजी में लिख देता हूं सलेवरी अमाइलेज। हिंदी में भी इसे सलेवरी अमाइलेज ही बोलते हैं, या दूसरा नाम इसका होता है टाइलीन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? हम लोग टाइलीन बोलते हैं। सलेवरी अमाइलेज बोलेंगे या इसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा? बोलो, टाइलीन। दूसरा इसके अंदर होता है लाइसोजाइम। ये एंजाइम है इसके पास, लाइसोजाइम। ये जो टाइलीन है या ये जो आपके पास क्या है बेटा? आपके पास सलेवरी अमाइलेज है। ये काम क्या करेगा जरा समझना बात को। मैंने क्या कहा? जो सलेवरी अमाइलेज है या टाइलीन है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। या सलेवरी अमाइलेज इसको बोलेंगे कि किन चीजों का पाचन करता है दोस्त? बोलो। यह कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। यह कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। याद रखेंगे। ये रहा आपके पास कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट पे कौन काम करेगा बेटा? सलेवरी अमाइलेज, यानी कि लार। कितने पीएच पर बेटा? पीएच वैल्यू याद रखेंगे इसका 6.8 पे, और इसे बदल देगा किसमें? माल्टोज में। किसमें बदलेगा? माल्टोज में बदल देता है। तो यानी ये पाचन किया या नहीं किया? तो पहला काम, लार ग्रंथि से निकले हुए सलाइवा के अंदर जो सलेवरी अमाइलेज है उसका काम क्या बेटा? पाचन करना। किसका पाचन करना? कार्बोहाइड्रेट का। दूसरा, ये जो लाइसोजाइम है बेटा, लाइसोजाइम है, ये लाइसोजाइम क्या करेगा भाई? बोलो। ये लाइसोजाइम कार्बोहाइड्रेट को तो नहीं, ये लाइसोजाइम क्या करेगा?
बैक्टीरिया को किल करेगा, बैक्टीरिया को मारता है। नहीं समझे बात आपको? जो तुम खाना खा रहे हो वो खाना शुद्ध थोड़ी ना होता है प्रॉपर, उसके अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट में क्या होता है बेटा, मिला हुआ माइक्रोब्स, बैक्टीरिया मिला हुआ होता है। तो उस माइक्रोब्स या बैक्टीरिया को किल कौन करता है? लाइसोजाइम करेगा। समझ में आई बात या नहीं, बोलो। अरे तुमने हाथ बिना धुले खाना खा लिया, हाथों पे तुम्हारे लाखों करोड़ों बैक्टीरिया है भाई, तो बैक्टीरिया जाएगा तो सलाइवा में मिक्स होगा फूड के साथ, तो उसके अंदर जो लाइसोजाइम है उसको मारेगा। साथ ही साथ लार क्या करता है? फूड को लुब्रिकेट करता है। लार क्या करता है बेटा, बोलो? भोजन को फिसलनदार बनाता है, भोजन को फिसलनदार, फिसलनदार बनाता है, ताकि भोज्य पदार्थ, ताकि भोज्य पदार्थ आसानी से ग्रास नली में जा सके, आसानी से ग्रास नली में जा सके। आई बात समझ में? अरे फूड फिसलनदार होगा, खाना लुब्रिकेटेड होगा, तो आसानी से पिघलता, आसानी से कहां चला जाएगा? तुम्हारे ग्रास नली के अंदर, यानी कि फूड पाइप के अंदर चला जाएगा। उतार लो भैया इसको। ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चों समझ में आ रहा है सब चीजें? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? ऑनलाइन वाले बच्चों बताएं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम लोग बात करते हैं अब, यहां पर इसने पाचन कर दिया, ठीक है। अब आपके पास है यहां पर दूसरा अंग, कौन सा बेटा? जीभ। जीभ के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, जीभ का बोला जाए तो यानी कि टंग, तो क्या होता है? यह एक मांसल संरचना है, मसल से बनी हुई है, मांसपेशियों से बनी हुई है। तो यह एक मांसल संरचना है। भाई रब हो जा। यह एक मांसल संरचना है, मांसल संरचना है जो क्या करता है बेटा? भोजन को लार से मिश्रित होने में मदद करता है, जो भोजन को लार से मिश्रित करने में मदद करता है या नहीं है बच्चों? अरे भैया फूड को सलाइवा के साथ क्या करता है? लार के साथ मिक्स करता है, ठीक है भैया। बोलने में मदद करता है आपको,
बोलने में मदद करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको फूड का टेस्ट देता है, यह भोजन के स्वाद को पता लगाता है। क्या करता है बेटा? यह भोज्य पदार्थों के को स्वाद पता लगाता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर क्या होते हैं? टेस्ट बड होते हैं, स्वाद कलियां होती हैं। क्योंकि इनके ऊपर क्या होता है बेटा? याद रखेंगे, स्वाद कलियां होती है। इनके ऊपर स्वाद कलियां होती हैं, जो भोजन के स्वाद को पता लगाती है। और इस टाइप के रिसेप्टर्स को हम लोग बोलते हैं गुस्टाटरी रिसेप्टर्स। हिदा खान क्या कह रहे हैं? यस सर, ठीक है। हसरफ, यस सर, यस सर, समझ में आ रहा है, ठीक है, समझ में आना चाहिए बेटा। और इस टाइप के रिसेप्टर्स को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? गुस्टाटरी रिसेप्टर्स। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आ गई बातें? कोई दिक्कत, कोई सवाल हो तो बताओ। ठीक है, रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। कल हम लोग बात करेंगे ग्रसनी और ग्रासनली से फिर आगे। ठीक है, किसी का कोई सवाल, किसी के बच्चे का कोई दिक्कत, कोई सवाल हो तो बताएं। हाँ जी छोटू, ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ये रिसेप्टर्स जैसे अभी आगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, समन्वय और नियंत्रण में हम लोग पढ़ेंगे। लाइट को पहचानने के लिए अलग रिसेप्टर्स है आंखों पे, चमड़ी पे अलग है, सुनने के लिए अलग है, फोनो रिसेप्टर्स, लाइट रिसेप्टर्स, फोटो रिसेप्टर्स, इस तरीके से होते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर आपके पास गुस्टाटरी रिसेप्टर्स भी होता है बेटा, जो आपके जीभ पे होता है, टंग पे। मेरा नाम बच्चों मोहम्मद तौहीद हुआ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए, अल्लाह हाफिज।